डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक जो फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की क्लास है उसमें अप्लाइड फिजिक्स सेकंड 2002 कोड के लिए एक यूनिट है, यूनिट नंबर 5 सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। इसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड को हम एक दृष्टकारी के रूप में काम में ले सकते हैं। दो तरह के दृष्टकारी की यहाँ पर हम बात करेंगे, अर्धतरंग दृष्टकारी एवं पूर्ण तरंग दृष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हम ये देखें कि दृष्टकारी रेक्टिफायर क्या होता है। दृष्टकारी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करती है। इस डिवाइस में हम एक या अधिक पीएन संधि डायोड जो है वो काम में लेते हैं। इसमें हम एक या अधिक पीएन संधि डायोड जो है वो काम में लेते हैं। दृष्टकारी में हम पीएन संधि डायोड के एक गुण को उपयोग में लाते हैं और वह गुण यह है कि जब पीएन संधि डायोड में हम अग्र बायस में रखें उसे तो उसका प्रतिरोध काफी कम होता है और परिपथ में धारा अधिक बहती है। लेकिन यही संधि डायोड जब उत्क्रम बायस की स्थिति में रखा जाता है, रिवर्स बायस की स्थिति में रखा जाता है, तो उस समय जो उसका प्रतिरोध है वह बहुत अधिक होता है, धारा बहुत ही कम, लगभग नगण्य धारा जो है वो बहती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड एक दिशित चालन का गुण रखता है, अर्थात वह एक दिशा में ही धारा प्रवाहित करने के लिए अलाउ करता है। अर्थात जब डायोड अग्र बायस में हो तभी परिपथ में धारा बहती है, जब पश्च बायस में हो, जब रिवर्स बायस में हो तो जो धारा है उसमें वो नगण्य बहती है। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये रेक्टिफायर है। इसके लिए इनपुट जो होगा दैट इज एसी, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसके लिए इनपुट का काम कर रही है और जो आउटपुट है इसके लिए वह डीसी होगा, अर्थात डायरेक्ट करेंट। इसका मतलब ये हुआ इस रेक्टिफायर में हम अगर इनपुट इसको एसी दें तो आउटपुट जो है वो इससे हमको डीसी मिलेगा। दृष्टकारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, मेनली तीन तरह के रेक्टिफायर हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही पीएन संधि डायोड काम में आता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो एक जैसे पीएन संधि डायोड काम में लेते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में दो से अधिक पीएन संधि डायोड काम में लिए जाते हैं। हम यहाँ पर केवल हाफ वेव रेक्टिफायर एवं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। पहले हम देखें हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अर्धतरंग दृष्टकारी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र है उसके केवल आधे भाग के लिए यहाँ पर आउटपुट हमें मिलेगा, अर्थात निर्गत धारा या निर्गत वोल्टता हमें मिलेगी केवल मात्र आधे भाग के लिए। शेष आधे भाग के लिए किसी प्रकार की कोई धारा या विभवांतर या विभव जो है हमें वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए हमें जो है आउटपुट मिलेगा, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये भाग आधा ही था। यहां पर आप हाफ वेव रेक्टिफायर को समझ सकते हैं। निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए, ये निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा है पूरी, ठीक है। इसका पूर्ण चक्र ये यहाँ, एक चक्र पूरा ये यहाँ हो गया। इस पूरे चक्र के आधे भाग के लिए ही हमको आउटपुट करंट या वोल्टेज मिलती है। ये देखिए आप, आधे भाग के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज या करंट मिल रही है, शेष आधे भाग के लिए शून्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल यहाँ पर आधे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए निर्गत धारा या वोल्टता प्राप्त होती है, शेष आधे चक्र के लिए कोई भी धारा या वोल्टता प्राप्त अपने को नहीं होगी आउटपुट के रूप में, ठीक है। अर्धतरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र आप देख सकते हैं, यह अर्धतरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र है। इसमें एक ट्रांसफार्मर जो है वो काम में लिया गया है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ये जो प्राइमरी कॉइल है इसे हम एसी इनपुट से जोड़ते हैं। जो दृष्टकारी के लिए इनपुट एसी जो होगा वो यहां लगाया जाएगा। अब ये जो आउटपुट जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीय कुंडली है, इसके साथ एक पीएन संधि डायोड है और एक लोड रेजिस्टेंस है।
इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमको आउटपुट वोल्टेज लेना है। इस लोड प्रतिरोध के इस सिरे को अपन ने अर्थ किया है, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये एसी इनपुट यहां पर लगेगा, तो यहां पर हमें सेकेंडरी कॉइल के सिरों पर भी एसी ही मिलेगी, ठीक है। और ये पीएन संधि डायोड यहां पर है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका परिपथ चित्र है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक पीएन संधि डायोड डी को परिपथ में श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में लोड रेजिस्टेंस के साथ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से जोड़ा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जबकि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है उसको प्रत्यावर्ती वोल्टता के सोर्स से अपन ने जोड़ा है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता एसी वोल्टेज अपन ने ऑपरेट किया है, लगाया है, और सेकेंडरी कॉइल में हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता इंड्यूस हुई है। ट्रांसफार्मर की हम कार्यविधि जानते हैं, प्राइमरी कॉइल पर एसी वोल्टेज अप्लाई किया है और सेकेंडरी कॉइल पर एसी वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब जो एसी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस होगा तो उसके फर्स्ट हाफ साइकिल प्रथम अर्ध चक्र जो कि पॉजिटिव है, उसके लिए जो सेकेंडरी कॉइल है उसका ऊपरी सिरा धनात्मक एवं निचला सिरा ऋणात्मक होगा। चित्र में देखिए अपन वापस से, ये देखिए आप, ठीक है। जो आपको आउटपुट जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एसी मिली है वो ये। अब इस प्रथम अर्ध चक्र की बात करें, इस प्रथम अर्ध चक्र के लिए ये सिरा द्वितीय कुंडली का ये सिरा ऊपरी सिरा जो है वो धनात्मक है और निचला सिरा ऋणात्मक है। जब ये सिरा धनात्मक है तो पी साइड धनात्मक से और एन साइड आपकी ऋणात्मक टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये जो डायोड है ये आपका अग्र बायस की स्थिति में है। जब ये डायोड अग्र बायस की स्थिति में होगा तो इसका प्रतिरोध जो है वो काफी कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस परिपथ में धारा बहेगी, और इस वजह से ये जो लोड प्रतिरोध है इसके सिरों पर वोल्टता हमें प्राप्त होगी। लेकिन जब ये द्वितीय अर्ध चक्र यहां पर लगेगा, द्वितीय अर्ध चक्र यहां पर लगेगा क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल को शो कर रहा है, तो ये सिरा द्वितीय कुंडली का जो ऊपरी सिरा है ये नेगेटिव और जो निचला सिरा है वो पॉजिटिव हो जाए। ऐसी स्थिति में ये पी साइड डायोड की वो नेगेटिव से और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव से, अर्थात ये आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, पश्च बायस की स्थिति में हो जाएगा। जब ये डायोड पश्च बायस की स्थिति में होगा तो प्रतिरोध से धारा जो है परिपथ से धारा नगण्य बहेगी और यही धारा प्रतिरोध से भी होगी, तो प्रतिरोध में नगण्य धारा बहेगी, तो जो आउटपुट वोल्टेज है इस प्रतिरोध के सिरों पर वो नगण्य प्राप्त होगा, तो ये भाग अपने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि प्रथम अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र के लिए आउटपुट मिल रहा है और सेकंड हाफ साइकिल के लिए द्वितीय अर्ध चक्र के लिए आउटपुट नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें हमें प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र के लिए आधे भाग के लिए ही आउटपुट वोल्टेज या करंट हमको मिल रही है। ये हमने यहाँ पर इसकी एक्शन देखी और वही एक्शन यहाँ पर हमने लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा ऋणात्मक और निचला सिरा धनात्मक। सेकंड हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, पी जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, लोड प्रतिरोध में नेगेटिव धारा बहेगी जिससे निर्गत वोल्ट था आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। इस प्रकार से केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जो निर्गत वोल्टता है ये एक दिशक है, वन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है और साथ में पल्सेटिंग भी है, स्पंदमान भी स्पंद के रूप में है। यह पूर्णतया दिष्ट धारा के रूप में नहीं है, या वोल्टता पूर्णतया दिष्ट वोल्टता के रूप में नहीं होकर के एक दिशक और स्पंदमान अर्थात यूनिडायरेक्शनल एंड पल्सेटिंग होती है। ये इस प्रकार का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसी सप्लाई प्रथम अर्ध चक्र आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, द्वितीय अर्ध चक्र आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, अगेन प्रथम अर्ध चक्र आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, द्वितीय अर्ध चक्र आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। रेक्टिफाइड आउटपुट वेवफॉर्म नो नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कोई भी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये इसके आप डायग्राम को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिपल फैक्टर के, उर्मिका गुणांक। Ripple factor is the ratio of AC component RMS value and DC component RMS value within the output of the rectifier। जो रेक्टिफायर हमारा है उसके लिए हम रिपल फैक्टर यहाँ पर निकाल रहे हैं। रिपल फैक्टर क्या होगा? AC कंपोनेंट RMS वैल्यू एंड DC कंपोनेंट RMS वैल्यू का रेशियो, ठीक है, आउटपुट के लिए। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं गामा इक्वल टू IAC अपॉन IDC। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ IRMS बाई IDC का होल स्क्वायर -1। IRMS की वैल्यू Im/2, IDC की वैल्यू Im/π
दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो गामा की जो वैल्यू आ रही है वो 1.21 आ रही है, अर्थात अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए रिपल फैक्टर ओमेगा गुणांक जो है 1.21 होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एसी के जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें या आउटपुट करंट है उसमें एसी कंपोनेंट जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डीसी कंपोनेंट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी कंपोनेंट जो है वो अधिक होते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ईटा इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर और इनपुट एसी पावर इंटू 100। परसेंटेज में अगर लिखना चाहते हैं तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर, आउटपुट पावर किस फॉर्म में, डीसी की फॉर्म, इनपुट पावर किस फॉर्म में, एसी की फॉर्म। तो हम लिखेंगे आउटपुट डीसी पावर और इनपुट एसी पावर निर्गत दृष्ट शक्ति अपॉन निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति होल मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है 40.6 अपॉन 1 प्लस आर बाई आर एन। अब ईटा की मैक्सिमम वैल्यू अपन देख सकते हैं, इट विल बी 40.6%, 40.6% ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता की। जैसा कि हम जानते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी केवल आधे चक्र के लिए अपने को आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एफिशिएंसी 50% से भी कम होनी, 50% से कम ही होगी। और यहाँ पर फॉर्मूले से अपन बात कर सकते हैं क्योंकि कई रेजिस्टेंसेस भी लगे हुए हैं, वहां पर लॉसेस भी हैं, इसकी वजह से अधिकतम दक्षता जो है वो मात्र 40.6% रहेगी। अब हम बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की, फुल वेव रेक्टिफायर की। इसमें जो इनपुट वोल्टेज, इनपुट आपका एसी है, उसके पूर्ण चक्र के लिए आपको आउटपुट करंट या वोल्टेज मिलेगी। ये फुल वेव रेक्टिफायर, ये इनपुट वोल्टेज आपने लगाया है, आउटपुट वोल्टेज आपको पूरे चक्र के लिए मिल रहा है। अब ये देखिए आप प्रथम अर्ध चक्र के लिए आउटपुट वोल्टेज, द्वितीय अर्ध चक्र जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसके लिए भी आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर अगेन पल्स की फॉर्म में है और ये यूनिडायरेक्शनल है। तो इस प्रकार से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए हमको निर्गत धारा या वोल्टता प्राप्त होगी। ये इस प्रकार का चित्र यहाँ पर आप परिपथ चित्र देख सकते हैं। दो डायोड यहाँ पर काम आएंगे, D1 और D2। ये दोनों डायोड एक जैसे हैं, बिल्कुल आई कैन से ये आइडेंटिकल डायोड है। ये D1 और D2 आइडेंटिकल डायोड का मतलब ये होता है कि दोनों डायोड एक जैसे हैं, इनके जो प्रतिरोध होंगे वह समान होंगे। जब दोनों अग्र बायस में होंगे तो दोनों के प्रतिरोध समान होंगे, जब पश्चिम बायस में होंगे तो दोनों के प्रतिरोध समान। ये एक दूसरे के बिल्कुल एक समान है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम बात करें सर्किट डायग्राम की। अगेन ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर एसी इनपुट सिग्नल लगाना है। द्वितीय कुंडली के सिरों पर बात करें तो हमें इंड्यूस्ड एसी वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, अर्थात प्रेरित वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता यहाँ हमें मिलेगी। अभी डायोड D1 और D2 यहाँ पर लगे हुए हैं। डायोड D1 ए सिरे से और डायोड D2 बी सिरे से कनेक्ट है। दोनों एक कनेक्शन जो है वो देख सकते हैं आप, PN और ये भी PN की फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद लोड प्रतिरोध जो है वो अपने यहाँ लगाया है और ये सेंटर टैप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप। तो सेंटर टैप वाला ही सर्किट डायग्राम हम लोग को काम में लेना है। ये सेंटर टैप, ये जो इस कॉइल का सेंटर पोर्शन है उसको अपने टेप कर दिया है। यहाँ पर इसकी वोल्टता 0 हो जाएगी, इसकी वोल्टता पॉजिटिव, तो अपने आप इसकी वोल्टता नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेस का काम करेगा, जीरो का काम करेगा। 0 वोल्ट यहाँ पर मान सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली ए और बी के वोल्टेजेस हो जाएंगे। अब जो आउटपुट सिग्नल वो कैसे मिलेगा, तो ये तो अपन ने सर्किट डायग्राम बात कर ली। दो डायोड हैं D1 और D2, ये दोनों श्रेणी क्रम में इस प्रकार से लगे हुए हैं लोड प्रतिरोध के साथ, और सेंटर जो सेकेंडरी कॉइल के सेंटर है उसको अपन ने टैप किया है। ठीक है, और आउटपुट जो है हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त करेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो सर्वसम, दो आइडेंटिकल पीएन संधि डायोड D1 D2 को परिपथ में श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध के साथ ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से जोड़ा जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत के साथ जोड़ा गया है। ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम जो आपका ग्राफ है वो पूरा एसी साइकिल है। ठीक है, इसकी केवल अब देखिए इसकी एक्शन अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की गई है, द्वितीय कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित होगी। अब जब प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी द्वितीय कुंडली के सिरों पर, तो जो ऊपरी सिरा है इसका द्वितीय कुंडली का, ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए ऊपरी सिरा धनात्मक होगा और निचला सिरा ऋणात्मक होगा। परिपथ चित्र को अपन देखें तो समझ में आ जाएगी। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसके लिए
यहां पर हम बात करें तो ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये 0 पर है। अब यहां पर देख सकते हैं ये सिरा पॉजिटिव, इसका मतलब ये डायोड आपका ये पी साइड पॉजिटिव से, तो ये डायोड D1 अग्र बायस में, ये डायोड D2 की ये पी साइड नेगेटिव से, ये डायोड रिवर्स बायस में। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है, डायोड D2 रिवर्स बायस, डायोड D1 अग्र बायस में और डायोड D2 पश्च बायस की स्थिति में है। जब डायोड D1 अग्र बायस की स्थिति में तो इसकी वजह से धारा प्रवाहित होगी, डायोड D2 रिवर्स बायस की पोजीशन में तो इसकी वजह से कोई करंट यहां पर फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस धनात्मक अर्ध चक्र के लिए परिपथ में धारा इस प्रकार से बहेगी, अर्थात लोड प्रतिरोध में इस सिरे से इस सिरे की ओर धारा बहेगी और इसके सिरों पर वोल्टता हमें प्राप्त होगी, जो ये है। तो यहां पर बात करें, ये भाग डायोड D1 के अग्र बायस में होने की वजह से प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में डायोड D2 रिवर्स बायस में है, जिसकी वजह से कोई धारा इसमें परिपथ में नहीं बहेगी, लोड प्रतिरोध में धारा इसकी वजह से शून्य रहेगी। तो ये जो भाग मिलेगा आउटपुट डीसी सिग्नल का फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये आपको डायोड D1 के फॉरवर्ड बायस की वजह से मिल रहा है। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऑपरेट होगा या प्राइमरी कॉइल पर, तो यहां पर भी नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो ये ए सिरा उस समय नेगेटिव हो जाएगा और बी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। इस समय डायोड D1 रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि D1 नेगेटिव से कनेक्ट है और पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट है और डायोड D2 की पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये अग्र बायस की स्थिति में हो जाएगा। डायोड D1 पॉजिटिव, अर्थात डायोड D1 आपका अग्र बायस की स्थिति में ना होकर के अब पश्च बायस की स्थिति में होगा, और डायोड D2 जो है आपका वह उत्क्रम बायस की स्थिति में ना होकर के अब अग्र बायस की स्थिति में होगा। तो पहले के जो अर्ध चक्र था, पॉजिटिव अर्ध साइकिल था, उसके अपोजिट हो जाएगा ये। डायोड D1 की पी साइड नेगेटिव से, अतः ये उत्क्रम बायस में या पश्च बायस में, डायोड D2 की पी साइड अब पॉजिटिव से, इसका मतलब ये आपका अग्र बायस की स्थिति में फॉरवर्ड बायस की पोजीशन में हो जाएगा। अब डायोड D2 की वजह से परिपथ में धारा बहेगी, क्योंकि ये अग्र बायस में है, और डायोड D1 की वजह से परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। अतः यहां पर इस नेगेटिव हाफ साइकिल की ड्यूरेशन में जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी, आउटपुट करंट मिलेगी, दैट इज ड्यू टू D2 इन फॉरवर्ड बायस, और वह धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। अब यहां पर अपन देखें, चाहे डायोड D1 के कारण या डायोड D2 कारण, प्रथम अर्ध चक्र हो इनपुट एसी साइकिल का या नेगेटिव हाफ साइकिल, सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल हो, दोनों ही केसेस में लोड प्रतिरोध में धारा इस सिरे से इस सिरे की ओर बहती है। इसका मतलब यह हुआ कि लोड प्रतिरोध में धारा पूरे एसी साइकिल के लिए एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोड प्रतिरोध में यूनिडायरेक्शनल करंट अर्थात एक दिशिक धारा प्रवाहित होगी और वोल्टता जो है वो स्पंदमान या पल्सेटिंग होगी। ये आप इसके माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनपुट वोल्टेज पूरा एसी साइकिल है हमारा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान D1 फॉरवर्ड बायस में था, तो आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज D1 के कारण मिल रहा है। सेकंड हाफ साइकिल के दौरान डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में था, तो आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज D2 की वजह से मिल रही है। अगेन ये चीज रिपीट होगी, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL, ये दोनों जो है वो कैसे हैं, यूनिडायरेक्शनल है एंड पल्सेटिंग है। अतः दिष्ट धारा न प्राप्त होकर के हम ये कहें कि एग्जैक्टली स्पीकिंग तो हमें यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज जो है यहाँ पर मिलेगा, ये, ठीक है। इस प्रकार से ये एक्शन हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र के डायोड D1 के चालन के कारण निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। साथ ही ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए डायोड D2 के चालन के कारण निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। यह निर्गत वोल्टता एक दिशा हुई, यूनिडायरेक्शनल हुई। अब उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर की बात कर सकते हैं। अगेन इट इज द रेशियो ऑफ AC कंपोनेंट RMS वैल्यू टू DC कंपोनेंट RMS वैल्यू। वही फॉर्मूला IAC अपॉन IDC, वही फॉर्मूला IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर IRMS और IDC के फॉर्मूले अलग है। AC जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए IRMS Im/√2 होगा और IDC 2m/π होगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो गामा की वैल्यू आएगी, अर्थात रिपल फैक्टर आएगा √π² 8 - 1 एंड दैट इज 0.48। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए रिपल फैक्टर कम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में, अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर में AC कंपोनेंट की वैल्यूज कम होगी आउटपुट में, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दैट प्रेजेंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, अर्थात पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता के लिए वही हमारा कॉमन फॉर्मूला है, ईटा इक्वल टू आउटपुट DC पावर और इनपुट AC पावर।
परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आउटपुट पावर को डीसी, क्योंकि आउटपुट पावर डीसी के रूप में से आउटपुट डीसी पावर लिखा है, निर्गत वोल्टता जो है हमें डीसी की फॉर्म में मिल रही है, इसलिए निर्गत दिष्ट शक्ति हो जाएगी। और इनपुट एसी पावर, क्योंकि इनपुट एसी की फॉर्म में है, इसलिए इनपुट एसी पावर अर्थात प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति हो जाएगी हमारे। ठीक है, अब इसके लिए जो फॉर्मूला है ईटा का वो होता है 81.2 अपॉन 1 प्लस आर बाई आर एल परसेंटेज में, और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी जब आर इक्वल टू आर एल हो जाए, सॉरी आर अपॉन आर एल की वैल्यू 0 हो जाए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, वो हो जाएगी 81.2%। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता अर्धतरंग दृष्टिकारी की तुलना में अधिक होती है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता अर्धतरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता का दुगुना होती है। जहां हमने अर्धतरंग दृष्टिकारी की दक्षता देखी थी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी थी 40.6%, वहीं फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो 81.2% होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यू, जो एफिशिएंसी की हम बात कर लें या हम रिपल फैक्टर की बात कर लें, तो दोनों की जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए दक्षता अधिक है और उसी प्रकार से उर्मिक का गुणांक जो है रिपल फैक्टर जो है वो कम है। तो इस प्रकार से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो है हमारे लिए वह अर्धतरंग दृष्टिकारी की तुलना में ज्यादा अधिक अच्छा साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।